नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कम टू दिस नाउ सेक्शन 11. Now this is what third condition we have read in detail. Two conditions, earlier two conditions had been dealt regarding the what application of section 11, and this is third condition for the res judicata. What parties to the subsequent suit must have litigated under the same title as in the former suit. So this condition is regarding the same title. Same title का मतलब क्या है? सेक्शन 11 की जो रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 11 की जो रिक्वायरमेंट है सेम पार्टीज की तो है ही है। सेकंड ये थी, देखिए, जस्ट से दिस वाज द सेकंड कंडीशन कि फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन ए सूट बिटवीन सेम पार्टीज, ओके, और बिटवीन देयर प्रीवियस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट कि नॉट ओनली द सेम पार्टीज ही सेम नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट बी litigating under the same title as well, same title as in the former suit. इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए there is a suit between me and you, fine, I विजेंद्र plaintiff versus श्रेयांश defendant. तो now this is the we are the party in one suit. अब again in subsequent suit I am the party, Vijendra versus Shreyans. Property may be same, you can say other conditions are satisfied, but we may not be litigating under the same capacity. There may not be the application of res judicata. केवल नाम सेम होने की वजह से कि भाई विजेंद्र इज अगेन इन एज ए प्लेंटिफ, श्रेयांश इज अगेन एज ए डिफेंडेंट, तो पार्टीज आर सेम, तो कंडीशन सेकंड इज मेट. But there are 5 conditions. Third condition is equally important. What is more important? That is a technical aspect. And what is that? Title means what, you can say it what? Same title means same capacity. You must, if the Vijendra was litigating in the former suit as a manager of the company, and in subsequent suit I am coming in my personal capacity, so we cannot say that these suits are being litigated under the same title. Same title means same capacity. For example, I take you to the example. You see this, यहाँ तो ज़्यादा समझ में आएंगे. A sues for the possession of the mutt property. A sues for possession. This suit is for what? For possession. Possession of what? Mutt property. You understand the meaning of mutt?
एवरीवन नोस दिस। एज एन हेयर ऑफ महंत, जो वहाँ का महंत थे, मीन्स द चीफ पुजारी ऑफ दैट मठ, आई एम द हेयर ऑफ दैट, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, देयरफॉर आई शुड गेट द possession of the property. For example, Mr. Vibhor claims to be the heir of R. Rahim. Suppose करो जो मठाधीश थे मिस्टर आर रहीम भी एक मठ के अधीश थे, उनकी जो, अब वो किसी कारण कहीं बड़े घर में गए हुए हैं, आपको पता ही है, तो उनकी प्रॉपर्टी का एज ए हेयर क्लेम करते हैं मिस्टर विभोर कि नाउ आई एम द हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मठ एज अ हेयर ऑफ मिस्टर राम रहीम। गॉट इट और नॉट, कि उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समझ में आ गई बात आपको? तो दिस इज वन कैपेसिटी हेयर, व्हाट इज इन व्हाट कैपेसिटी ही इज सुइंग एज द हेयर ऑफ महंत, दिस इज व्हाट। नाउ दिस सूट इज डिसमिस्ड, नाउ सब्सिक्वेंट सूट ही ब्रिंग्स द सब्सिक्वेंट सूट अगेंस्ट बी as the manager of this mart. Now you will see in both cases A is same. Mr. Vibhor, you can say, or A in this example is the plaintiff in both suits. The suit is regarding the mart property, suit is regarding the possession as well. But in the first suit he brought the suit in capacity of heir of Mahant. Got it or not? And in second, what is his capacity? As the manager of it. So you cannot say it is the case under the same title. Therefore, this suit, subsequent suit is not barred. It is not barred by the res judicata because third situation, third condition of the same title is not met here. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो आपको, है ना? तो अब इसको मैं आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से देखिए, this is A sues for possession of mud property as in here, the suit is dismissed. Again same language of the illustration, and you will be asked whether the order is, if the subsequent suit is dismissed, means res judicata is applied, whether this order will be legal or illegal. It will be illegal because res judicata is not applicable in this case. This why? Because condition number third, which condition? Third condition क्या कहती है? That must be litigating under the same title. That condition is not fulfilled, therefore res judicata cannot be applied. Therefore if the court applies that res judicata, order is passed, that order will be illegal. तो such kind of technical question तभी कर सकते हैं आप जब ये पांचों कंडीशन आपको पहाड़ों की तरह रटी होनी चाहिए। बस मतलब ईजीएस्ट, मोस्ट ईजीएस्ट 2 का 5 का 10 का पहाड़ा जितने कन्वीनियंटली आप पढ़ सकते हैं उतने ही कन्वीनियंटली आपको ये पांचों की पांचों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। और समझते हैं इसको। A sues B for the title of the property as an heir of C under the customary law. Now in this case A is the plaintiff who is bringing the suit for the title of the property. Title to the property means I am the owner of this property. The title of this property belongs to me. ये कहना किसका है? A का है। क्यों, कैसे ला रहा है? As an heir of C, क्योंकि मैं C का हेयर हूँ, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी एज ए कस्टमरी लॉ मुझे मिलनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू कस्टमरी लॉ एप्लीकेबल अपॉन मी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। व्हाट, समझे या नहीं समझे आप? तो दिस सूट इज फॉर टाइटल, दिस सूट इज ब्रॉट इन द कैपेसिटी ऑफ हेयर ऑफ सी। सही समझ गए आप लोग? नाउ दिस सूट इज डिसमिस्ड। नाउ ए ब्रिंग्स सब्सिक्वेंट सूट फॉर द सेम मैटर, टाइटल ऑफ द टू द प्रॉपर्टी। देखो टाइटल टू द प्रॉपर्टी इसमें भी है, टाइटल टू द प्रॉपर्टी इसमें भी है। इट मीन्स व्हाट? मैटर directly and substantially in issue in both cases is same now. What was being contested there? Title in former suit. In subsequent, what is being contested? Again title of the same property. It means what? Matters directly and substantially in issue in the subsequent suit has been the same in former suit. बोलो हाँ है ना? A is there, B is there, A is there, B is there. Parties are same. Now ये देखना कि टाइटल है सेम या नहीं है अभी, whether they are contested under the same title or not. देखो पांचों कंडीशनों कैसे कैसे रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, समझिए क्या है। तो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर सेम हो गया, जो मैटर इन इशू है वो भी सेम हो गया,
parties are again same. Now subsequent suit for the title to the property as in here of C under the personal law. यहाँ पर क्या कहना उन्होंने केवल पहले किस में लाए हम कि he was claiming under his right one under customary law. यहाँ पर क्या क्लेम कर रहे हैं under personal law. तो यहाँ पर everything is same as in here of C title is same. So therefore it is what barred. Barred means barred by res judicata. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई है तो नथिंग इज चेंज. और बल्कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बिकॉज दिस इशू कैन बी द मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा एज वेल बिकॉज ही शुड हैव इन्हें पहले रेज कर लेना चाहिए था. कस्टमरी लॉ को अप्लाई किया था सेम राइट यू कुड हैव क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉ एज वेल. तो अगेन यू विल सी बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन टाइटल. तो हेयर ही इज क्लेमिंग हिज राइट एज ए हेयर ऑफ सी again as a heir of C. So in what capacity he is suing? As the heir of C. In both cases plaintiff is suing in the same capacity against B. So therefore you can say this is the case of application of res judicata because parties are same, matters directly and substantially in issue in both cases are same and they are claiming under the same title as well. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई है तो. Now again, so in this case you see heir of C in both cases. Now come to next. A sues B for possession of property. This is the suit for possession of property. किस कैपेसिटी में? As an owner basing his claim on title. I am the owner of that property, therefore you should hand over the possession to B. Mr. B, you are in the wrongful possession. Got it or not? Possession of this property belongs to me. Why? Because I am the owner of this property. This is the claim of A. समझे आप? It is called what? Suit for possession of property as an owner. On the basis of what? Title. सही है? टाइटल डीड मेरे नाम पर है, सेल डीड मेरे नाम पर एग्जीक्यूट है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे नाम पर बने हुए भाई, इसलिए आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और पोजेशन मुझे मिलना चाहिए इसका. समझ में आ गई बात? दिस सूट इज डिसमिस्ड. नाउ ए सब्सिक्वेंट सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सेम रिलीफ क्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ एडवर्स पोजेशन. यहां पर किस ग्राउंड पर लाया है ये? एडवर्स पोजेशन. ये हम लोग लिमिटेशन में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. एडवर्स पोजेशन में लॉन्ग टाइम मैं इससे पोजेशन पर हूँ, इट वॉज अनहिंड्रेड, तो इसका टाइटल जो है बीच में वेस्ट हो चुका है. राइट हैज़ एक्रूड इन माई फेवर बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम पोजेशन, अनकंटेस्टेड पोजेशन, अनचैलेंज पोजेशन. तो ये यहाँ पर दिस सूट में आप देखेंगे ए एंड बी आर द सेम पार्टीज, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सेम, एंड अगेन ही इज क्लेमिंग व्हाट? बेसिकली ही इज क्लेमिंग एज ही इज कमिंग एज ओनर. ओनर के बस बेस चेंज हो गया उसका. आपने आई एम कमिंग इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. अर्लियर आई वॉज क्लेमिंग ऑन द बेसिस कि भी आई हैव टाइटल. सेकेंडली आई एम क्लेमिंग ओनली कि दिस नो टाइटल में सेल डीड नहीं है मेरे पास, लेकिन दिस प्रॉपर्टी हैज कम इन टू माई ओनरशिप नाउ बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन. अगेन दिस द केस ऑफ सेम टाइटल, सेम कैपेसिटी में यहाँ पर आ रहा है. समझ रहे बात नहीं? तो यहाँ पर सेम टाइटल का मतलब समझे आप लोग? आप पढ़ लीजिए दोबारा एक बार ढंग इसको बस. Third condition for res judicata is that parties to the subsequent suit must have litigated under the same title as in the former suit. बात समझ में आ गई? Now इसको हम लोगों ने क्या कहा टेक्निकली? सेम टाइटल मीन्स सेम कैपेसिटी. 3 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको समझने के लिए. आई होप अब दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको. This refers to the capacity or interest of a party, whether he sues or is sued for in what capacity. बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है इसमें. मेरे ख्याल से इट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन यू नाउ. इलस्ट्रेशन सब हो गए. इन्हीं इलस्ट्रेशन के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट 4th कंडीशन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग ऑल्सो फॉर यू. दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा बियॉन्ड लगेगी. दिस इज व्हाट? 4th कंडीशन. व्हाट?
द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। समझे आप? दिस इज फोर्थ मीन्स फॉर्मर कोर्ट, द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट, है ना, दैट कोर्ट मस्ट हैव बीन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। इसको आप ऐसे समझिए, प्लीज सी दिस स्लाइड। फॉर्मर कोर्ट मीन्स C1, कोर्ट, फॉर्मर कोर्ट मीन्स C1, दिस कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई subsequent suit means S2. this court former court that is C1, हम लोग क्या करें C1 इसको, और इसने केस कौन सा डिसाइड किया था? S1. I write here S1. S1. This court has finally decided the case S1. Got it? Now subsequent suit has been brought in another court C2. लेकिन ये देखना है कि अगर ये जो केस है S2 इसी कोर्ट में लाया गया होता तो क्या ये सब्सिक्वेंट सूट को भी डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट होती या नहीं होती? रेस जुडिकेटा तभी अप्लाई होगा व्हेन दिस C1 कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि S2। हाँ है ना? तो इसका मतलब द टॉपिक इज व्हाट? द फोर्थ कंडीशन इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। कॉम्पिटेंसी कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं हम? फॉर्मर कोर्ट की बात कर रहे हैं। समझे आप? देखिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें। मान लीजिए एक सूट लाया गया, सपोज कीजिए मैं अभी जो आपको इलस्ट्रेशन दिए हैं उसी से मैं इलस्ट्रेशन पिक करता हूं आपके लिए। मेहनत वाला हम इलस्ट्रेशन पिक करते हैं यहाँ पर, है ना? सही, प्लीज सी दिस। इन दिस केस A sues for the possession of mud property as an heir of Mehenth. तो this is suit number 1. This suit is dismissed. इस कोर्ट को इसको डिसाइड किया था, मान लीजिए कोर्ट C1 ने, इस कोर्ट को C1 ने डिसाइड किया था, ठीक? नाउ सब्सिक्वेंट सूट इज ऑल्सो ब्रॉट। तो ये देखा जाएगा जो सेकेंड सूट है ये, वेदर ये जो C1 है, अगर यही वाला सेकंड सूट इसी कोर्ट में लाया गया होता C1, वेदर दैट कोर्ट वुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट और नॉट। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो कॉम्पिटेंसी हमने कौन सी कोर्ट की देखनी है? फॉर्मर कोर्ट कि वेदर जो फॉर्मर सूट वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। समझ में आई नहीं है बात को भी? हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन 8 के साथ पढ़ेंगे। व्हेन वी रीड इट विद द एक्सप्लेनेशन 8 तो यू सी देर आर कॉन्ट्राडिक्शंस, सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, और वहीं पर केस लॉ डेवलप हुआ है। सेक्शन 11 की जो मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी मीन्स अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनेशंस, उसकी लैंग्वेज में और एक्सप्लेनेशन 8 की लैंग्वेज में यू कैन फिगर आउट सम काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको कोर्ट ने रिजॉल्व करने की कोशिश की है उसमें को। तो अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो इसको पहले इस बात को समझिए आप कि अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉम्पिटेंट कोर्ट की, कि फॉर्मर कोर्ट कौन से केस को, सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए? सब्सिक्वेंट सूट को। यानी कि अगर सब्सिक्वेंट सूट जब लेकर आया जाएगा S2, तो ये क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि ये S2 केस को डिसाइड करने की, ट्राई करने के लिए पहली वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। कर लेंगे आप? It means what? Does the decision in a previous suit by a court not competent to try the subsequent suit will not operate as res judicata. इसका कन्वर्स ये तो निकला कि अगर फॉर्मर कोर्ट, यानी कि कोर्ट नंबर C1 जिसको हम बोल रहे हैं, if that court is not competent to try the subsequent suit, res judicata will not be applicable. है कि नहीं है? तो ये आप इसमें इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेनेशन 8 में पढ़ेंगे हम लोग, और लेकिन उससे पहले एक आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को कि रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा।
रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा ये देख लीजिए। द रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंस का क्या कब क्या होगा, देखिए क्या होगा। Relevant point of time for deciding the question of competence of the court is the date when the former suit was brought and not the date when the subsequent suit was filed. इसको नहीं समझे ना आप लोग, इसको ऐसे देखिए। Date when the former suit was brought is this. Suppose कीजिए 11th of October 2015. डेट व्हेन दी फॉर्मर सूट ब्रॉट नहीं, ब्रॉट है, डिसाइडेड नहीं है। जब पहला सूट लाया गया था उस डेट पर, वो डेट कौन सी थी, 11 अक्टूबर 2015 थी वो। डेट व्हेन द सब्सिक्वेंट सूट वाज फाइल्ड इज 11/10/2019। सही है। तो अब अगर अपने रेलिवेंट पॉइंट ऑफ कोर्ट की कॉम्पिटेंसी देखनी है तो वो इस डेट पे देखेंगे। रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम इज द डेट व्हेन फॉर्मर सूट वाज ब्रॉट, यानी कि 11/10। इसको ऐसे समझिए आप, जो सेकंड सूट है, सेकंड सूट को ट्राई करने की कोर्ट को पावर है या नहीं, वो आज की डेट में नहीं देखेंगे आप, वो देखेंगे 3 साल पहले। अगर इसी सूट को पहले सूट के टाइम पर लाया गया होता तो क्या उस फॉर्मर कोर्ट को उस केस को ट्राई करने की पावर होती या नहीं होती। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा कि ये कॉम्पिटेंस जो देखनी है आपने, वो आज की डेट में नहीं देखनी, जब सब्सिक्वेंट सूट लेकर आ रहे हैं आपने तब देखनी है पहले डेट पे। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, थोड़ा फनी मैंने कोशिश किया समझाने की आपको। मान लीजिए अहमद मियाँ के निकाह की बात चल रही है ना, क्या अहमद मियाँ के निकाह की बात चल रही है ना, और जो दुल्हनिया है, प्रपोज दुल्हनिया है, उसकी एक शर्त है कि निकाह कबूल तभी करेगी जब उस लड़के को शास्त्रीय जो कथक वथक के डांस अच्छी तरीके से आते हो। जो अहमद मियाँ है, कोई भी दूल्हा है उसका कथक डांसर होना चाहिए। वो सुन लो जरा, ही मस्ट, अब समझिए दुल्हनिया की ये रिक्वायरमेंट है कि ही मस्ट बी ए कथक डांसर। अरे सुन लो, एकदम फैल जाते हो। अब समझो बात को, ठीक है जी। अब दूल्हे को ढूंढ के लाया गया कि अहमद मियाँ को कथक डांस आता है ना। तो अब इन्होंने कहा कि भाई अब 4 साल हो गए, अब मैं भूल गया, है ना। समझो इस बात को, बस मैं पूरा डिटेल में जाना, केवल डेट की बात कर रहा हूँ। तो दुल्हन ने कहा कि मुझे आज की डेट दी, मुझे सिर्फ ये देख रहे हैं कि उस समय 3 साल पहले आपको आता था या नहीं था। उस आज आता नहीं पता, 3 साल पहले की डेट मैंने फिक्स कर रखी। उस डेट के अगर डांसिंग के आपके पास कोई अगर फोटोग्राफ्स होंगे तो यू आर कॉम्पिटेंट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस। आज की डेट में आपको डांस आता नहीं आता, आई डोंट प्रेफर फॉर दैट। मेरी कंडीशन सिर्फ इतनी है, पिछले 3 साल में आता था नहीं आता था, बस आज भूल गए, कोई बात नहीं, रिहर्सल करा देंगे आपको, है ना। लेकिन तो डेट, आज की डेट और पहले की डेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिलेट कीजिए कि कॉम्पिटेंसी कब देखनी है कोर्ट की, पहले वाले कोर्ट की। हमने कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो कोर्ट की कॉम्पिटेंस सेकंड सूट की डेट पर नहीं देख रहे हैं कि सेकंड सूट तो आज फाइल कर रहे हैं आप, तो आज की डेट पे कॉम्पिटेंट है ये कोर्ट या नहीं, वो नहीं। अगर पहली कोर्ट उस डेट पर 2015 में अगर हम यही सेकंड सूट लाए होते तो क्या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होती या नहीं होती। वो नहीं आया समझ में, प्लीज़ रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो देखिए P फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए, इस पर नोट कर लीजिए, अगर आपके नोट्स में है तो हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर ये डेट पूछेगा ही पूछेगा आपसे प्रीलिम्स में, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए। अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।